हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं बच्चों वन सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। यू कैन बिलीव हम बस इसे 30 मिनट या उससे भी कम टाइम में इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और ट्रिक के साथ। बहुत सारी ट्रिक मैंने दी है आपको इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में। ठीक है, यहाँ पर आगे हम जितने भी आप देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक दी है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की आपको ट्रिक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्रेब्स साइकिल की ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, और आपको ईटीएस भी समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। सब कुछ मैंने रखा है आपके लिए, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा बस एक बार देख लेना है, उसके बाद आप इस चैप्टर से फ्री हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वो टॉपिक हैं जो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर होता है स्टार्ट यहां से कि भैया आप मुझे बताइए, आपको डेली लाइफ एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। किस चीज के लिए डेली लाइफ की एक्टिविटी? क्या सर? जैसे बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, लोकोमोशन मूवमेंट के लिए, ठीक है, डाइजेशन के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी, है ना। इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से मिलती है आपको? सर फूड से मिलती है। भैया जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड में स्टोर हुई है, उस फूड की एनर्जी को आप एटीपी में कैसे कन्वर्ट करते हो? तो जो प्रोसेस है उसका नाम है रेस्पिरेशन, यानी ब्रेक डाउन करना। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो प्लांट के फूड में, फ्रूट में स्टोर है एनर्जी, उसको हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है उसी माइटोकॉन्ड्रिया से हम एनर्जी ले लेते हैं और बदले में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ, यही होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर दिया गया है, एनसीईआरटी कहती है इस बात को कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड होती है एनर्जी की अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी करने के लिए। जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर ब्रीदिंग हो गया। तो जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं बेटा? फूड से कैसे लेते हैं? ठीक है, उसको हम देखते हैं। ओनली ग्रीन पार्ट, याद रखिए, ओनली जो ग्रीन प्लांट होते हैं और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन प्लांट आपको पता है ना, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हो गए। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, बीजीए जिसको हम कहते हैं, सिर्फ यही अपना फूड बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। दुनिया में दूसरा कोई एनिमल नहीं है, जैसे कोई भी एनिमल अपना फूड नहीं बना सकता। एनिमल को अपना फूड किसी और से लेना पड़ता है। जितने भी फंगाई होते हैं उनको अपना फूड तो किसी दूसरे से लेना पड़ता है। बट जो प्लांट होते हैं वो अपना खुद खुद ब खुद फूड बनाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बीजीए होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिए, ये क्या करते हैं बच्चों? ये ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को और उसके कन्वर्ट करते हैं किसमें बच्चों? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब क्या? ग्लूकोज की बात हो रही है, C6H12O6। और एनिमल प्लांट का स्टोर फूड मटेरियल क्या है बताइए? स्टार्च। तो लाइट एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी है, प्लांट क्या करते हैं? उसको लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर से CO2 वगैरह लेकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उस लाइट एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट में यानी स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है सर, समझ में आया? तो क्या प्लांट के सारे पार्ट जो होते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं। इस बात को एनसीईआरटी खुद कहती है नॉट फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन ऑल प्लांट पार्ट। सिर्फ कहां पर होती है मेरे बच्चों? अकर्स इन ग्रीन पार्ट। जैसे आप देखिए लीफ में और यंग स्टेम में, जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सिर्फ वहीं पर होती है। कहां पर नहीं होती है मेरे बच्चों? नॉन ग्रीन पार्ट, जैसे कि रूट में। तो आपने देखा होगा कि जो रूट होती है ना, वो ग्रीन नहीं मिलेगी कभी भी आपको। किसी भी प्लांट की जो रूट है वो कभी भी आपको ग्रीन नहीं मिलेगी, मतलब वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों हमेशा माइंड में कि जैसे ह्यूमन तो रेस्पिरेशन करता है, एनिमल तो रेस्पिरेशन करते हैं, क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा जी हाँ बिल्कुल, प्लांट भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले, उस क्वेश्चन से पहले, यहां पर एनसीईआरटी आपके सामने कुछ वर्ड रखती है। जैसे एनसीईआरटी क्या कहती है, भैया आप मुझे बताइए, जो प्लांट होते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं, प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर्स, है ना, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब क्या? जैसे गोट हो गया, रैबिट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया। ठीक है, अब हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कार्निवोर्स मतलब जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, फॉक्स हो गया, ये सब खाते हैं। और ये सारी चीजें जब मर जाती हैं उनको कौन खाता है? डीकंपोजर्स। ठीक है, कौन खाता है? डीकंपोजर्स।
तो एक्चुअल में पूछता है ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जैसे अभी हमने पढ़ा क्या, ग्रीन प्लांट और कौन, साइनो बैक्टीरिया। ये सभी के सभी कैसे हैं मेरे बच्चों बताइए, ऑटोट्रॉफिक है, यानी ऑटो मतलब सेल्फ फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इन प्लांट को जो खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। मतलब इनको हर्बीवोर्स को डायरेक्ट ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट से फूड डायरेक्ट मिल जाता है। वो कौन है, काऊ है, गोट है, एक्सेट्रा हो गया। अब जो काऊ और गोट को खाते हैं वो कौन है, लायन, टाइगर, फॉक्स वगैरह। तो ये क्या हुए, कार्निवोर्स हो गए। तो मतलब मैं कहूंगा कि जो प्लांट में एनर्जी स्टोर थी वही एनर्जी जब काऊ या गोट ने खाई तो वही प्लांट की एनर्जी कहां गई, काऊ या गोट में आ गई। फिर इस काऊ या गोट को जब लायन या टाइगर ने खाया तो वही प्लांट की जो एनर्जी गोट में थी वही एनर्जी कहां चली आ गई, लायन में। तो इनडायरेक्ट आ रही है, ठीक है। तो इस बात को एनसीईआरटी कहती है क्या, ऑब्टेन इनडायरेक्ट फूड फ्रॉम प्लांट। मतलब प्लांट को पहले काऊ या गोट ने खाया तो उसमें एनर्जी आ गई, फिर उस गोट को लायन ने खाया तो वही प्लांट की एनर्जी कहां गई, लायन में आ गई, इनडायरेक्टली आ गई। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, एस फॉर सेप्रोफाइट, एस फॉर सड़ा गला, जो सड़ी गली चीजों पे ग्रो करते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हो गया, ठीक है ना, फंगाई। तो देखिए ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे क्या मेरे बच्चों, फंगाई। फंगाई में क्या आता है, वर्ल्ड फेमस है आपको मशरूम, आप भी मशरूम खाते हैं। तो वो क्या है, एक डिकम्पोजर से, डिकम्पोज करने वाला, सड़ाने गलाने वाला। सवाल है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है मेरे बच्चों, जो सेल होती है, सेल के अंदर अगर ग्लूकोज आ गया तो इस ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर और उससे एटीपी बनाई जाती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी ग्लूकोज मटेरियल विद इन द सेल, सेल के अंदर, टू रिलीज एनर्जी एंड दैट एनर्जी ट्रैप्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और उसी एनर्जी से जो एटीपी बनाई जाती है उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, तो एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन ये है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है भैया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेना और एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज कर देना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 विच इज प्रोड्यूस बाय द सेल, जो CO2 हमारे अंदर बॉडी में सेल में बन रही है उसको निकाल दिया, एटमॉस्फेयर में दे दिया और एटमॉस्फेयर से बदले में क्या ले लिया, ऑक्सीजन, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। तो सवाल है रेस्पिरेशन फिर क्या है। रेस्पिरेशन एक, याद रखें, केमिकल कैटाबोलिक, कैटाबोलिक मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, एंड ऑक्सीडेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। केमिकल मतलब क्या हुआ सर, लॉट ऑफ केमिकल इन्वॉल्व होंगे। कैटाबोलिक मतलब क्या, ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीजों का ब्रेकडाउन होगा इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेटिव मतलब क्या, ऑक्सीजन जो है इसमें ऐड होगी, बिना ऑक्सीजन के यहां पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब क्या होता है, आउट, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, मतलब आउट होगी, निकलेगी, रिलीज होगी, क्या सर, हीट रिलीज होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, बता रहा हूं। जैसे आप सपोज करिए आपने खाया एप्पल, ठीक है बच्चों, आपने खा लिया एप्पल। एप्पल जो था इसमें किस फॉर्म में था, स्टार्च के फॉर्म में फूड अवेलेबल था। तो जब आप खाते हैं इसको तो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं इस स्टार्च मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करती हैं एंजाइम की प्रेजेंस में और उसे किस में तोड़ देंगी, ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज का जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, इस ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन होता है और इनसे क्या बनाई जाएगी, एटीपी बनाई जाएगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही होती है हमारी एनर्जी। तो देखिए आप, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसको हमने जो सांस लिया ऑक्सीजन, उसकी प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या निकलेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और इसी ATP को हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपनी चीजों को करने के लिए, डेली लाइफ की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। इस CO2 को हम निकाल देते हैं, इस वाटर को हम अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं, या फिर ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों। अब सवाल है कि ठीक है सर एनर्जी हम बनाते हैं, लेकिन वो फूड सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से फूड सब्सटेंसेस है जो खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो यहां पर देखिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे सबस्ट्रेट या ऐसे कंपाउंड जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकें, रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइज मतलब ब्रेक डाउन कर सके, जिनसे एनर्जी बना सके। मेनली मेरे बच्चों उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, या फिर कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं जो कुछ पर्टिकुलर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। मेनली हम क्या खाते हैं, मेनली हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे आप पोटैटो खाते हो, टोमेटो खाते हो, ठीक है, राइस खाते हो, वीट खाते हो, चपाती वगैरह भाजी, ठीक है, इन सब में क्या होता है जनरली आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप ऑयल खाते हो तो वो क्या है, एक लिपिड है, फैट है, ठीक है, आप नॉनवेज खाते हो वो फैट है, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, क्वेश्चन आ गया सर, क्या डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में क्या होना चाहिए सर,
ऑक्सीजन जो है वो लेनी है और CO2 जो है वो रिलीज करनी है एटमॉस्फेयर में। जी हाँ, प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। मैं आपको बता दूं, जनरली लोग उल्टा समझते हैं, फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट में लोग समझते हैं, फोटोसिंथेसिस में CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन रात में बताइए, लाइट तो है नहीं, रात के टाइम पर क्या करेगा, सनलाइट है नहीं, मतलब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते प्लांट, तो क्या होता है, रात के टाइम पर वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसीलिए लोगों को डराया जाता है कि भैया चुड़ैल आ जाएगी, भूत आ जाएगा, उस पर भूत रहता है, रात में मत सोना। और हो सकता है फ्रूट वगैरह भी लगे हों, पता चले नारियल के पेड़ के नीचे तुम सो गए, रात में नारियल गिरा नीचे, तुम ऊपर। समझ पा रहे हो क्या? इसलिए बहुत सारी कहानियां हैं, लोग अपने अपने तरीके से लोग डराते हैं, समझाते हैं लोगों को। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस, प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड आल्सो गिव आउट CO2। तो रात में पेड़ के नीचे ना सोए। अच्छा, प्लांट डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी रेस्पिरेशन के लिए इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का क्या मतलब है सर? जैसे देखिए, हमें ह्यूमन है तो हमें लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, जो फिश होती है उसके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फ्रॉग के पास लंग्स भी है, स्किन भी है, ठीक है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी है रेस्पिरेशन के लिए, तो स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गन है। लेकिन प्लांट के पास आपने कभी लंग्स नहीं देखा होगा, गिल्स नहीं देखा होगा। क्यों? इसके 3-4 रीजन है, एक्चुअल में एनसीईआरटी 3 रीजन देती है। क्या है वो हम जानेंगे। यहां पर देखिए, पहले तो समझिए, स्पेशल जो गैसियस एक्सचेंज के लिए पार्ट होते हैं उनका नाम है स्टोमेटा और क्या है, लेंटिसल्स। स्टोमेटा क्या होता है मेरे बच्चों? स्टोमेटा क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोज करो ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ में मेरे बच्चों कुछ छोटे छोटे पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू, इन ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, ध्यान सुनना, इन ऑक्सीजन जो होती है, वो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन निकल जाती है और CO2 जो होती है वो अंदर आ जाती है। और रात में तो उल्टा हो जाएगा, रात में क्या होगा, रात में ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी और CO2 क्या होगा, बाहर निकलेगा इस स्टोमेटा के थ्रू, मतलब गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। लेंटिसल्स क्या होते हैं? जो छाल होती है, बार्क होती है प्लांट की, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखिए, एक सेकेंड, यहां पर देखिए, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये आप देखेंगे ये बार्क है मेरे बच्चों, दिख रहा है आपको, ये बार्क है, छाल है। अब इसमें आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए, यहां पे छोटी सी ओपनिंग है, इसको बोलते हैं लेंटिसल्स। अब लेंटिसल्स होती है और इसके बार्क के नीचे, छाल के अंदर आप देखेंगे छोटी छोटी सेल्स हैं। ये लिविंग सेल है मेरे बच्चों, ये थिन लेयर की होती है, ये बेनेथ होती है यानी बिलो द बार्क होती है। और ये इसमें आप देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या? इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या? दो सेल के बीच में अगर यहां पे स्पेस है तो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख जाते हैं, तो मतलब अगर ऑक्सीजन वगैरह है तो वो आराम से इनके थ्रू अंदर की तरफ चली जाएगी। और बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं जाना है, क्योंकि अंदर की तरफ डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और याद रखें, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और इनसाइड द स्टेम और रूट ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखें किसी प्लांट को कट करें आप, तो उसके किनारे का पार्ट आसानी से कट कर लेंगे, लेकिन सेंटर का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा सॉलिड होता है, इसलिए वो कटता नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेड टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, डेड सेल्स प्रेजेंट है। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, ये तो हमने जाना, एनसीईआरटी 3 रीजन देती है, ठीक है, कि किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं है। क्यों? पहली बात, एनसीईआरटी खुद कहती है मेरे बच्चों, एनसीईआरटी खुद कहती है, एनसीईआरटी कहती है ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज नीड एंड देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मतलब क्या? प्लांट का हर एक पार्ट जो भी ऑक्सीजन की नीड है उसे फुलफिल कर सकता है, बहुत ज्यादा उनकी डिमांड भी नहीं होती, इसीलिए उसे स्पेशल टाइप के ऑर्गन की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड नहीं है जितना गैसियस एक्सचेंज का, जितना एनिमल में होता है। जैसे हम एनिमल हैं, हम ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम चलते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। प्लांट इतना काम नहीं करता, प्लांट एक ही जगह रहता है, तो इतनी उसको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। अच्छा, दूसरी बात, प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है उसको, वो अपनी नीड को फुलफिल कर लेता है। यहां पर देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड ऑक्सीजन रिलीज विद इन द सेल। क्योंकि सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम पर सेल के अंदर ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो अगर उसे ऑक्सीजन चाहिए तो उस ऑक्सीजन को वो खुद ही इस्तेमाल कर लेता है।
तो इतना बड़ा कोई टास्क नहीं। तीसरी बात एनसीईआरटी कहती है कि जो लूजली पैक्ड पैरेन्काइमेटा की सेल हैं लीव्स स्टेम, लीफ में, स्टेम में एंड रूट में, विच प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस, उनके बीच में मैंने आपको बताया था बहुत सारे क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, तो आराम से ऑक्सीजन जो है वो ट्रेवल कर सकती है उनके बीच में। ठीक है, बहुत अंदर भी नहीं जाना है, ऊपर ऊपर ही जाना है। अच्छा, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज्ड even large and bulky plant is not great, that is gaseous not travel long distance, gases जो है long distance travel नहीं करते, वो superficially ऊपर ऊपर ही रहती है। अच्छा, each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant, only true for leaves। मतलब क्या, लीफ जो होती है अगर उसको देखें आप तो लीफ पतली सी होती है, पतली सी है, तो ऊपर भी जो सेल है, यहाँ ऊपर जो सेल है वो डायरेक्ट स्टोमेटा से कि ओपनिंग के थ्रू क्या कर लेंगे, वो ऑक्सीजन ले लेंगे, नीचे भी स्टोमेटा है वहां से भी ऑक्सीजन ले लेंगे, तो ज्यादा उन्हें डिफिकल्टी नहीं होती, बहुत अंदर तक जो गैसेस है उनको ट्रेवल नहीं करना है। जैसे हमारी बॉडी में तो पूरे बहुत अंदर तक 4 इंच 5 इंच तक अंदर ट्रेवल करना पड़ता है, वहां पर ऐसा नहीं। ठीक है ना, आपने किसी लीफ की मोटाई जो है वो 5 इंच 6 इंच नहीं देखी होगी, किसी भी प्लांट की नहीं देखी होगी। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फैसिलिटी होती है। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझ में आ रही है कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन करके एनर्जी कैसे बनाएंगे। ये तो समझ में आ गया कि हाँ, प्लांट क्या रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं, एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं नहीं, एनिमल क्यों करते हैं। तो यहां पर देखिए एक चीज बोली जा रही है कि हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों करते हैं, उसको ध्यान समझिए। द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2, वाटर एंड एनर्जी, किस फॉर्म में, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एज एंड प्रोडक्ट एंड मोस्ट ऑफ एनर्जी आर लॉस एज अ हीट। तो क्या अगर मैं बोलूं आपसे कि क्या अभी इस टाइम आपकी बॉडी में एनर्जी बन रही है या कंज्यूम हो रही है, तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं तो आपकी बॉडी से हीट भी निकल रही होगी। ठीक है ना, गर्मी के दिनों में आप देखिए यही होता है ना, जब कोई बाहर से दौड़ दौड़ के या चल के आपके पास आकर बैठ जाता है तो ऐसा लगता है उसकी बॉडी से हीट निकल रही है, आपको लग रही है, तो आप कहते हैं भाई साहब थोड़ा दूर हो जाओ ना, सर के ऊपर बैठोगे क्या, है ना, ऐसा कहते हैं आप। क्यों, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहा है, उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, साथ में एनर्जी बनाई भी जा रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उससे क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, ATP भी बनाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो रेस्पिरेशन होता है एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला है मेरे बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल एंड तीसरा जो है वो है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर इसी को आप कह सकते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझिए जरा इसको, यही 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस की मैं बात करूं तो ये कहां होती है, साइटोप्लाज्म या साइटोसेल में होती है। जैसे आप देखिए ये सेल है हमारी एक, ठीक है, ये हमारी एक सेल है, इसमें कैसे बनाया जाएगा, जो आप खाते हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल चला गया आपके सेल के अंदर, उस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और बनाया जाएगा पायरुविक एसिड, और फिर क्या होता है आपके यहाँ आपकी सेल में प्रेजेंट होता है क्या मेरे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो पायरुविक एसिड बना है ना ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, इस प्रोसेस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन करके जो पायरुविक एसिड बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ये पायरुविक एसिड जंप कर जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, फिर लिंक रिएक्शन के थ्रू इसे कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, फिर ये को एंजाइम ए जिस पर्टिकुलर साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा उसे बोलेंगे क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो प्रोसेस होती है वो है ETS, इसके थ्रू ATP बनाई जाती है। कैसे होगा जानेंगे हम, ध्यान सुनिए। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है याद रखिए कहां हो रही है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होती है यानी साइटोसोल में होती है, और ये जो रेस्पिरेशन है ये बोथ होता है एरोबिक एंड एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो भी ये होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी ये ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक है, अच्छा, क्रेब्स साइकिल जो होती है कहां होती है बताइए, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये एक एरोबिक प्रोसेस है यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ETS जो है ये होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए आप ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की और ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखेंगे ETS कहां हो रही है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये भी एक एरोबिक प्रोसेस यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। अब इन्हीं को हमें 1 बाय 1 समझ लेना है, और आपका जो सिलेबस है मोस्टली यही है। यहां पर ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, एक बार इसको ध्यान से देखिए आप, एक बार ध्यान से इसको देखिए आप। ठीक है, अब समझिए ग्लाइकोलाइसिस को जरा समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस नाम ही देखिए कितना खूबसूरत है, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, क्या होता है ब्रेकडाउन,
मतलब क्या, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है उसी को मैं क्या बोलूंगा, ग्लाइकोलाइसिस। और वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन करके ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हम बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरुविक एसिड, या जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, सच प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। कहां होती है सर, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होती है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, बाकी फिर सारी चीजें समझेंगे। अच्छा, एक चीज आप नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एनारोबिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अकेली ये ऐसी प्रोसेस जो होती है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी यही है। दूसरी बात, ये एक पार्शियल ब्रेकडाउन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पार्शियल मतलब क्या, हाफ ब्रेकडाउन है। कंप्लीटली हम ग्लूकोज को इसमें ब्रेकडाउन नहीं कर पाते, हाफ ब्रेकडाउन कर पाते हैं, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम पार्शियल ब्रेकडाउन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हमें क्या बनाना है, पायरुविक एसिड बनाना है। कैसे बनेगा, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का आइटम है। अगर मैं बोलूं ग्लूकोज पे मैंने यहां पे एक एटीपी लगा दी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं, तो 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट मैंने एटीपी से तोड़ा और लगा दिया 6 वाले कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, बताइए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और एटीपी था, एक तोड़ दिया तो क्या बचा, 2 फॉस्फेट बचे, तो इसको बोलेंगे एडीपी। देखिए एडीपी निकल गया। जो एंजाइम लगाया हेक्सोकाइनेज, हेक्सो मतलब क्या, 6 कार्बन वाले के लिए, ग्लूकोज के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का चेहरा मुझे नहीं पसंद आ रहा है, तो मुझे फ्रूट पसंद है, तो मैंने इसे चेंज कर दिया फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स होते हैं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि 6 वाले कार्बन पे भी यहां क्या आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है सर। जो एंजाइम लगाया वो कौन सा लगाया, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ये एंजाइम लगा दिया। अब हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है। अब फ्रक्टोज के 6 वाले कार्बन पे एक फॉस्फेट है मेरे बच्चों, मैंने फिर एक एटीपी लगाई, एटीपी का एक फॉस्फेट तोड़ करके, एक फॉस्फेट तोड़ करके मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा दिया। तो एक फॉस्फेट यहां लगा दिया और दूसरा फॉस्फेट कहां था ऑलरेडी, बताइए, 6 वाले कार्बन पे, तो क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मतलब क्या, देखिए, फ्रक्टोज 1,6 मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पे भी फॉस्फेट है, 6 वाले कार्बन पे भी फॉस्फेट है, और टोटल कितने फॉस्फेट हैं, 2, तो बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा लगाया मेरे बच्चों, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बिल्कुल सही है सर, बन गया। अब फ्रूट बन गया है, 2 चाकू डाल दिया उसमें, फॉस्फेट मतलब 2 चाकू डाल दिया, उसको काट दिया हमने, एंजाइम लगाया कौन सा, एल्डोलेज। अब तुम मुझे बताओ, फ्रूट को ऐसे काटोगे तो 3 कार्बन का इधर बन जाएगा बेटा, 3 कार्बन का इधर बन जाएगा, मतलब 3-3 कार्बन के 2 चीजें मिलेंगी। अब फ्रूट को तुम काटोगे तो गिरेगा ढप से, और खाने के लिए लोग क्या हो जाएंगे, पागल। तो यहां पर देखिए, यहां पर बन गया बेटा जी क्या, PGAL, पागल, कितना, 3, और यहां फ्रूट गिरा क्या, ढप से, DHAP, मतलब क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पागल क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 3-3 कार्बन का बन गया। तो देखिए, यहां पर थर्ड वाले पे फॉस्फेट है, यहां पर भी थर्ड वाले पे फॉस्फेट है। लो जी, 2 मॉलिक्यूल बन गए। कितने मॉलिक्यूल मेरे बच्चों, ये 2 मॉलिक्यूल बन गए इसके। अब मुझे बताइए, ये पागल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कीटोन है। तो मुझे बताइए, पागल के साथ रहने वाला, नाम तो कुछ भी हो, पागल ही तो होगा, मतलब ये दोनों भी आइसोमर्स हैं, तो ये DHAP जो है किसमें चेंज हो सकता है, पागल में, यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो मैंने क्या एंजाइम लगाया, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, आइसोमर बना दिया, तो क्या बन गया मेरे पास, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर मैं बोलूं इसी को 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। IUPAC की बात है सर, ठीक है। अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए पागल के, सर 2 मॉलिक्यूल हो गए पागल के। तो देखिए, 3 कार्बन वाला है, तो मतलब थर्ड वाले पे क्या है, फॉस्फेट है, ठीक है, इसलिए बोला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले पे फॉस्फेट है, मैं एक मॉलिक्यूल में बताऊंगा, आगे सबके सामने 2 लगा देना, क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताइए, मैंने क्या लगाया बेटा, H3PO4। तो H3PO4 में आप देखिए, PO4 एक है, फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट मैंने अब क्या किया, ऐड कर दिया। तो देखिए, यहां पर पहले से एक फॉस्फेट था थर्ड वाले कार्बन पे, एक फॉस्फेट मैंने H3PO4 से लाकर के ऐड कर दिया, तो एक फॉस्फेट यहां पर भी हो गया। तो कितने फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट हो गए। और यहां से जो हाइड्रोजन निकला उसको दे दिया NAD पॉजिटिव को, तो ये किस में चेंज हो गया, NADH2 में। तो अब देखिए क्या बन गया, ये फर्स्ट वाले कार्बन और थर्ड कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट है। अब ये क्या बन जाएगा, 1,3
बिस फॉस्फेट, बिस मतलब क्या 2, या डाई मतलब क्या 2, बाई मतलब भी क्या 2, तो हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट। जी हाँ, इसको मैं बोलता हूं 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट एसिड, 1,3 डाई पीजीए भी मैं इसको बोल सकता हूं। अच्छा, अब मुझे बताइए, बार बार आपने इनसे एटीपी लगाई थी, निकले क्या थे सर? एडीपी। तो वो जिन्होंने आपको एनर्जी दी है वो आएंगे ना लेने, कर्जा दिया तो लेने आएंगे, तो वो क्या होते हैं बेटा जी, अब आएंगे एडीपी आएंगे, तो बोलेंगे भैया हमने फॉस्फेट दी थी, हमको दे दो फॉस्फेट। तो आपके देखिए फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट थी, तो अब यहां से क्या किया इन्होंने, फर्स्ट वाले कार्बन का फॉस्फेट ले लिया, तो ये क्या बन गए, एडीपी से एटीपी बन गए। तो अब सिर्फ आपके कहां पे कार्बन बची सर? थर्ड वाले कार्बन पे। तो क्या बन गया सर? 3PGA। देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बोला सर बहुत सारा एंजाइम आप देखते रहिए, अब बोला कि सर थर्ड वाले पे ही कब से फॉस्फेट रखा हुआ है, थोड़ा जगह चेंज कराइए। अगर कोई चीज चेंज हो जाती है तो उसको बोल सकते हैं हम डीएनए के केस में म्यूटेशन। तो इसने क्या किया, थर्ड वाले से सेकंड वाले कार्बन पे लाकर रख दिया फॉस्फेट को। एंजाइम कौन सा लगाया सर? म्यूटेज। कौन सा एंजाइम? म्यूटेज। अब ये बन गया मेरे बच्चों 2 फॉस्फोग्लिसरेट यानी 2PGA। सही है। अब बोला सर इतना काम करा दिया, पेप्सी पिला दो। बोले ठीक है सर, तो ये देखो 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एंजाइम कौन सा लगाया? इनोलेज। और क्या रिलीज हो गया? वाटर। अब बोला सर पेप्सी भी पिला दी, इतना काम भी कर दिया, तो लास्ट प्रोडक्ट ही बना दो। कौन सा? पायरुविक एसिड। फिर से एक एडीपी लगाया मेरे बच्चों, और क्या किया, जो थर्ड पे फॉस्फेट था, सॉरी सेकंड वाले पे अब था ना, अरे आजा, हाँ अब तो सेकंड वाले पे था, तो इसका फॉस्फेट निकाल दिया है ना, सेकंड वाला फॉस्फेट निकाल दिया, तो अब 3 कार्बन का क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड। इस तरीके से होता है। तो आप देखेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। अच्छा, इसमें मेन चीजें क्या है, इसमें मेन बात क्या है सर? पहली चीज मैंने बताया आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या बताया मैंने आपको सर? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हाफ डिकम्पोज होगा। तो जो आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है एज ए इंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको इन्वर्टेज या सुक्रेज लगा के हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देंगे, फिर इसी ग्लूकोज का क्या करते हैं? ब्रेकडाउन। तो आप देखते हैं मेरे बच्चों, आप देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टेप है, ये टोटल 10 स्टेप्स की प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप और जो लास्ट स्टेप है 10th स्टेप है, ये इरिवर्सिबल है। बाकी सब कैसे हैं? रिवर्सिबल है। बाकी सब कैसे हैं? रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यहां पर देख लीजिए। पहली चीज है मेरे बच्चों, पूछेगा आपसे किसने डिस्कवर्ड किया था, तो बोलेंगे इम्बडेन मेयरहॉफ एंड पैरानस ने। इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? EMP पाथवे, इम्बडेन मेयरहॉफ एंड पैरानस की पाथवे साइकिल। कहां पर होती है? अकर्स इन सेल में। बताओ विद इन साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? सभी ऑर्गेनिज्म में हो सकती है एक्सेप्ट क्या मेरे बच्चों? वायरस। मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है एक तरीके की। स्टेप टोटल कितने होते हैं सर? 10 स्टेप्स होते हैं। और इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, थर्ड एंड 10th। अच्छा, रेस्पिरेशन कैसा है मेरे बच्चों? बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, सो अकर्स आल्सो कॉल्ड व्हाट? यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है सर। एटीपी कंज्यूम किस किस स्टेप में हुआ था? फर्स्ट एंड थर्ड में। एटीपी प्रोड्यूस किस किस स्टेप में हुआ था? 7th एंड 10th स्टेप में। एंड देखेंगे NADH2 जो होता है किस स्टेप में बना था सर? 6th स्टेप में। और जो फर्स्ट एंजाइम था उसका नाम क्या था? हेक्सोकाइनेज। जो लास्ट एंजाइम था उसका नाम क्या था? पायरुवेट काइनेज। क्लियर है मेरे बच्चों? अब एक चीज समझना, एनसीईआरटी खुद कहती है कि अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 है तो ये ETS में जाने के बाद ये आपको 3 ATP देगा। अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 है तो ये ETS में जाने के बाद आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देगा। इस बात को आप याद रखेंगे, यहां पर मैंने लिख रखा। अच्छा, दूसरी बात, ये NAD पॉजिटिव या FAD पॉजिटिव जो हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। कब? ऑन गोइंग इनटू ATS। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 NADH2 है तो 3 ATP देगा ATS में, 1 FADH2 है तो कितना? 2 ATP देगा। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? आइए अब सवाल है, ठीक है सर ये तो चीजें चलती रहेंगी, समझ में आया। क्या हो कि ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद क्रेब्स साइकिल ना हो? अगर क्रेब्स साइकिल नहीं हो रही है तो और क्या हो सकता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सकती है मेरे बच्चों। कैसे, जरा समझिए। पायरुविक एसिड जो होता है में अंडरगो फर्मेंटेशन के लिए जा सकता है या एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्रेब्स साइकिल और ATS। यहां पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन आपको मिल रहा है तब क्रेब्स साइकिल ATS होगी।
फर्मेंटेशन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया या यीस्ट हो गया या ह्यूमन की बॉडी की जो मसल हो गई, जब आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर देते हो ना तो आपकी मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती कई बार, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है और वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, याद रखिए इस बात को एनसीईआरटी कहती है क्या, फर्मेंटेशन कैसी है, एक एनारोबिक प्रोसेस है, अकर्स इन प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी यीस्ट में हो सकती है, याद रखें आपकी मसल में भी हो सकती है। फर्मेंटेशन जो है दो हमें पढ़ना है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर है। अब फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? पहला, रेस्पिरेशन जो होता है फर्मेंटेशन का वो एनारोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जो एरोबिक है वो एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिज्म जो है वो यीस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या आपकी मसल हो सकती है, यहाँ पे सभी के सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी ब्रेकडाउन जो होगा वो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, यानी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगी, जबकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये सारी प्रोसेस होती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अच्छा, नेट गेन एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल पर अगर देखें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस अगर हो रही है तो सिर्फ 2 एटीपी बनती है उस ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए आप देखें बैक्टीरिया वगैरह का साइज बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम है, जबकि यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 है, NAD पॉजिटिव में, वो स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि यहाँ पर विग्रस होता है, बहुत फास्ट होता है, तेजी से होता है। अच्छा, तो सर जो फर्मेंटेशन है ये एनारोबिक प्रोसेस हमको पता है, इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड आपने बनाया है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा CO2 में एंड इथेनॉल में, दारू में, एज ए इंड प्रोडक्ट, है ना, अल्कोहल जो आप पीते हैं। तो जो अल्कोहल वाइन वगैरह आप पीते हैं वो भी क्या एक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है। जो आप कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, वो भी एक फर्मेंटेशन का, सड़ी हुई प्रोसेस का प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें देखिए 2 एंजाइम चाहिए, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ये वो एंजाइम है जो कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। और जो NAD पॉजिटिव होता है, क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, NAD जो पॉजिटिव होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी रिडक्शन में हेल्प करता है। और याद रखें लेस देन 7% ही एनर्जी रिलीज हो पाती है फर्मेंटेशन में, इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। ठीक है, यहां पे फर्मेंटेशन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप याद रखेंगे कभी भी, वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 रिलीज नहीं होती मेरे बच्चों ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जबकि आप देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है। कैसे होता है ये मेरे बच्चों, जरा समझिए। जब आपकी मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, मतलब आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आपकी मसल को ऑक्सीजन ना मिले, तो फिर क्या होगा, वहां पे जो पायरुविक एसिड बना है वो पायरुविक एसिड क्या करने लगेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां पर देखिए, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड from pyruvic acid. In animal cells like muscle, pyruvic acid are reduced to form lactic acid by lactate dehydrogenase enzyme when oxygen in inadequate, मतलब सफिशियंट नहीं है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, अवेलेबल नहीं है। तब देखिए यहाँ पे पायरुविक एसिड होता है मेरे बच्चों, इसमें NADH2 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हाइड्रोजन जनरली यहाँ से, ये जो हाइड्रोजन है यही जाकर के अटैच हो जाएगा, तो एक यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पर, तो देखिए बन गया लैक्टिक एसिड, CO2 रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो दारू या शराब बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। पहली चीज याद रखिए, अगर 13% से ज्यादा हुआ कंसंट्रेशन एल्कोहल का, तो जो यीस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो खुद मरने लगते हैं। ठीक है, तो यीस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ when the concentration of the alcohol reach about 13%, तो उससे ज्यादा कंसंट्रेशन की 40, 45, 50 की कैसे बनाई जाती है, तो जो प्रोसेस है एनसीईआरटी कहती है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए ये पायरुविक एसिड है बच्चों, इसमें से ये CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है। एंजाइम कौन सा लगेगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, डी मतलब रिमूव हो जाना, कार्बोक्सिलेज मतलब CO2, तो रिलीज हो जाता है। फिर बनेगा क्या, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में अगर NADH2 अगर आप ऐड कर दें तो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा दें तो इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए H, यहाँ पर H, तो क्या बन गया, इथेनॉल। यही है सर एल्कोहल। इस तरीके से क्या होता है, एल्कोहल बनाई जाती है। अब सवाल है, ठीक है सर, अगर क्या हो कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हो, जैसे ह्यूमन हो गया, तो हमारे अंदर जब ग्लाइकोलाइसिस होगी पायरुविक एसिड बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, तो उस पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में कैसे जाएगा, तो पहले होगी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है याद रखिए आप, जो पायरुविक एसिड आपने 2 मॉलिक्यूल बनाया है,
2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया है ग्लाइकोलाइसिस में, उसके साथ मेरे बच्चों रिएक्शन होती है 4 NAD पॉजिटिव या फिर DS2 वाटर है ना, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, उसको लेकर जाते हैं हम कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेकर जाते हैं, यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेकर जाते हैं पायरुविक एसिड को, तो उसके साथ क्या को एंजाइम ए NAD पॉजिटिव वगैरह लगाते हैं, और एंजाइम कौन सा लगेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स लगते हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, और इस पायरुविक एसिड को 3 कार्बन के पायरुविक एसिड को चेंज किया जाता है 2 कार्बन के एसिटाइल को एंजाइम ए में। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए बना दिया जाता है। और याद रखें, अगर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल हो रही है, तो बीच में यही वो रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ती है, लिंक करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। बोलिए सर, समझ में आया? अब यही एसिटाइल को एंजाइम जो है मेरे बच्चों, यही क्या करता है, 1 by 1 क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है और ATP को प्रोड्यूस करेगा, यानी DS2 या फिर DS2 बनाएगा और फिर ATS में जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी क्या कहती है, एरोबिक अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन है किसमें, यूकैरियोट में, द प्रोसेस इन विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ATP होता है। ये प्रोसेस मैंने आपको बताई वहां पे। अच्छा, क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की, जो पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाने की, एनसीईआरटी कहती है भैया ये स्टेप वाइज रिमूवल होती है प्रोसेस, जिसमें सभी हाइड्रोजन एटम को तोड़ा जाता है, CO2 रिलीज किए जाते हैं। अच्छा, एंड ये जो होता है पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूवल एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। मतलब कुल मिला जुला के बस क्या है, जो पायरुविक एसिड है उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज किया जाएगा और उसको भी तोड़ के क्या किया जाएगा, ATP बनाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन वगैरह देकर के ATP बनाई जाएगी। ठीक है, ओवरऑल ये प्रोसेस। लिंक रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, अच्छा, लिंक रिएक्शन अगर हम बात करें, लिंक रिएक्शन सर, अगर कोई प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, तो ये सिर्फ कहां होगी बताइए, साइटोप्लाज्म में होगी। अगर कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो कहां होगी, उसके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है लिंक रिएक्शन। अच्छा, अब क्रेब्स साइकिल पढ़ना है हमें, क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, ध्यान से सुनिए, क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे आप। यहां पर समझिए, यहां पर देखिए, ये हमें साइकिल समझनी है। तो हमने क्या देखा था अभी तक, हमने क्या देखा अभी तक कि सर जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में हमने क्या किया, को एंजाइम ए यानी DS2 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा के हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए में। अब यही इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलाइस क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब ये कैसे होती प्रोसेस, कैसे याद रखेंगे क्रेब्स साइकिल को, तो मेरे पास खूबसूरत ट्रिक है आपके लिए। जी हाँ, खूबसूरत ट्रिक है मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत। यहां पर पहले ये याद रख लो, क्या आपको बोलना क्या है, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। क्या बोलना है, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। यहां पर देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिर दूसरा क्या याद रखना है, नीमा फास्ट भागी, क्या, नीमा फास्ट भागी, तेजी से भागी नीमा। और क्या, क्रेब्स साइकिल में आग लगी थी, 139 लोग पानी डाल रहे थे, 2 लोग सुखा रहे थे, मैंने देखा कि 5-6 लोग धुआं उड़ा रहे थे, तो मैंने 6 को डाला, ऐड किया, और 17 को निकाल दिया। क्या है ये, समझिए जरा। पहली ट्रिक क्या है, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। तो देखिए यहां पे ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ओ का मतलब हुआ ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, सिट्रिक सिट्रेट, एसिड का सिस एकोनिटिक एसिड इज आइसोसिट्रेट, ओ ऑक्जेलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सिली स्टूपिड सक्सिनिल को एंजाइम में सक्सिनेट, फनी मॉलिक्यूल फ्यूमरेट एंड मैलेट। लो जी, ये हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। हो गया सर। दूसरी प्रोसेस क्या है, अच्छा ये कैसे समझेंगे, ये पहला स्टेप है तो एक ही होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा।
पहला स्टेप, टोटल 10 स्टेप्स हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस में, वैसे यहाँ पर भी। तो पहला है तो एक ही डायरेक्शन में होगा, ये दूसरा है तो 2 बार होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तीसरा है तो 3 बार तो होगा लेकिन एक ही डायरेक्शन में होगा। चौथा है 4 बार तो होगा लेकिन 2 डायरेक्शन में होगा। देख लो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। पहला 1 बार 1 डायरेक्शन, दूसरा 2 बार 2 डायरेक्शन में, तीसरा 3 बार बट 1 डायरेक्शन, चौथा 4 बार बट दोनों डायरेक्शन में, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, ओ सिट्रिक एसिड तो हमने समझ लिया। नीमा फास्ट भागी मतलब क्या, यहां पर देखिए नीमा फास्ट भागी, नीमा 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 फास्ट भागी। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, नीमा फास्ट भागी मतलब क्या, N फॉर क्या होता है मेरे बच्चों, NADH2। NADH2 कहां कहां से निकलेगा, I फॉर आइसोसिट्रेट, M फॉर मैलेट, A फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, और FADH2 कहां से निकलेगा, सक्सिनेट से। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए आप, नीमा फास्ट भागी, नीमा NADH2 कहां से, I फॉर आइसोसिट्रेट, देखो आइसोसिट्रेट से आ रहा है ना, नीमा, M फॉर मैलेट, A फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, देखो तीनों जगह से आ रहा है। नीमा फास्ट भागी, FADH2 ST से, सक्सिनेट से, देखो FADH2 कहां से, सक्सिनेट से, ये निकल गया। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, और हमने क्या देखा, हमने देखा सर क्रेब्स साइकिल में 139 लोग पानी डाल रहे थे। क्रेब्स साइकिल में क्या लगी थी, आग लगी थी, तो 139 लोग पानी डाल रहे थे और 2 लोग सुखा रहे थे, 5-6 लोग धुआं उड़ा रहे थे। तो यहां पर देखिए 139 लोग, 1 में क्या हो रहा है, 1 में पानी डाल रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, 3 में भी पानी डालोगे, 3rd वाली पोजीशन पे 9 लोग पानी डाल रहे थे, 9 वाली पोजीशन पे भी पानी डाल रहे थे, 2 लोग सुखा रहे थे, सुखाने का मतलब है पानी रिमूव कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। मैंने देखा 5-6 लोग धुआं उड़ा रहे थे। 5 और 6 पर धुआं मतलब में क्या होता है, CO2, तो CO2 आप रिमूव करेंगे। यहां पर देखिए 5 और 6, यहां पे क्या हो रहा है, धुआं उड़ा रहे हैं। तो 17 को मैंने क्या किया, 6 को डाला, को मतलब को एंजाइम ए है ना, 6 को 6 पोजीशन पर मैंने को एंजाइम ए को डाला और 17 को निकाला, 17 को एंजाइम ए को निकाल दिया। तो देखिए 1 पर को निकाला, को एंजाइम ए को, 7 पर भी को एंजाइम ए को निकाल दिया। क्या बात समझ में आई, हाँ सर। अच्छा, एंजाइम आप याद रख लेंगे, पहला एंजाइम जरूरी है ये सिट्रेट सिंथेटेज, और ये वाला सक्सिनिल को एंजाइम ए सिंथेज, ये आप याद रखें। और क्या बेटा जी, जब सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनेट बनता है तो यहां पर आप देखेंगे GDP जो होती है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के GTP बना लेती है, ये GTP ATP के इक्वल होती है। बस इतनी सी बात है। आप बोलेंगे सर ये NADH2 3 जगह से निकल रहा है, 3 टाइम्स निकल रहा है, 3 जगह से मतलब 3 ऐसी पोजीशन जहां से निकल रहा है, तो 3 ही लिखना चाहिए, आपने 6 क्यों लिखा है। ये FADH2 एक ही जगह से निकल रहा है तो 1 लिखना चाहिए, आपने 2 क्यों लिखा है भैया, 2 मॉलिक्यूल था ना एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो एक बार एक एक करके जाएगा ना, तो एक बार में 3 निकल रहा है तो 2 बार में कितना, 6। यहां पर एक बार में 1 तो 2 बार में कितना, 2। तो अगर तुमसे पूछे कि एक साइकिल में कितने NADH2 निकलते हैं तो आप बोलेंगे 3, बोलेंगे दोनों साइकिल में कितने निकलते हैं कंप्लीट होने पर तो बोलेंगे 6। क्लियर है, इस तरीके का आंसर आपको देना है। यहां पर देखिए क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। डिस्कवर्ड किया था हैंस क्रेब ने। अदर जो नेम है इसका मेरे बच्चों, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक मतलब क्या, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यहां पर देखिए बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज सिट्रिक एसिड, सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड सिट्रिक एसिड हैविंग कितने 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अच्छा, कहां होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पर्पस क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद OAA यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड क्या फॉर्म करना, सिट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा क्या, 4 CO2 निकलेंगे, 6 NADH2 निकलेगा, 2 FADH2 निकलेगा एंड 2 GTP यानी ATP निकलता है, और ये दोनों मेन एंजाइम मैंने आपको बताए। क्लियर है, बहुत अच्छे। फिर आप देखते हैं बेटा जी लास्ट जो प्रोसेस है ETS। ETS क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या बना रहे हो, ATP। लाइट की प्रेजेंस में अगर बनाएंगे तो बोलेंगे फोटो फास्फोराइलेशन, है ना। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या बना रहे हैं, ATP।
उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ईटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद रखें ईटीएस क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं, बस उसको बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसी के थ्रू हम क्या बना देंगे? एटीपी बना देंगे। अब सवाल ये है सर, एटीपी बनाएंगे आप कैसे? यहां पर देखिए मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, यहां मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही थी प्रोसेस? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कुछ चीजें निकल रही थी, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकल रहे थे, NADH2 FADH2। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ETS होती है, तो ये NADH2 FADH2 जब इस ETS में जाते हैं ना, तब जाकर के ये ETS क्या करती है? आपको 34 ATP और प्रोवाइड करती है। जी हाँ, जब ये NADH2 FADH2 जाकर के वहां पे ETS में जाते हैं। तो याद रखें ETS कहां होती है? जैसे आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो इसकी इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जहां पे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, इसको कट करूंगा, इस वाले पोर्शन को, ठीक है, और आपको जूम इन करके दिखाता हूं। जूम इन करने का क्या मतलब? जैसे यहां पर देखिए, तो अगर मैंने, जैसे आप समझिए मैं क्या बनाने वाला हूं, उसको जरा समझिए आप। जैसे ये समझिए, ये है, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास। तो ये इनर मेम्ब्रेन में ETS हो रहा है ना बेटा, अंदर वाली जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है उसमें ETS हो रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन को कट कर रहा हूं, ये पोर्शन, यही पोर्शन मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं। तो आप देखिए, ये जो आउटर लेयर है, ये आपको दिखा रही है, यहां पर देखो, ये आउटर लेयर है, सही है, ये आउटर लेयर है। अच्छा, ये जो इनर लेयर आपको दिख रही है ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की लेयर ये है टोटल मिला के। सर ऐसे कैसे ये इनर मेम्ब्रेन हो गई? बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, ठीक है, बाई फॉस्फेट, 2 लेयर होती है उसमें लिपिड की, ठीक है। तो जब मैं इसको जूम इन करूंगा ना, जब इसको ऐसे जूम इन करूंगा, तो ये तुम्हें एक्चुअल में ऐसे दिखेगी, मोटी सी। मतलब हम ये कह सकते हैं मैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा हूं। तो जब आप इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे ना बच्चा, तो उसमें ऐसे कुछ आपको प्रोटीन मिलेंगे, हाँ कुछ ऐसे प्रोटीन मिलेंगे, 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो स्पेस होगा उसे मैं क्या कह सकता हूं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मतलब होता है बिटवीन, 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। अच्छा, इनमें कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे आप देखिए, पहला प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है मेरे बच्चों, पहला जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर आप देख सकते हैं, ये पहला है। फिर उसके बाद आप देखेंगे थर्ड आता है, फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं, थर्ड आएगा। सेकंड क्या है? साइटोक्रोम BC1, ये आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर देखिए ये है। फिर आप देखते हैं फोर्थ आता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये वाला कॉम्प्लेक्स। फिर आप देखते हैं फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है F1 F0 पार्टिकल, ये आते हैं। तो टोटल 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, मैंने जैसे बोला आपसे कि मुझे क्या बताइए, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या यहां पर मैट्रिक्स होगा? जी हाँ। तो आप देखिए नीचे की तरफ मैंने मैट्रिक्स बना रखा है, ये इनर मेम्ब्रेन है, फिर उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब होता क्या है मेरे बच्चों, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस ठीक से पढ़ी है, तो उसमें एक चीज जाना, क्या जाना मेरे बच्चों, क्या जाना कि जो NADH डिहाइड्रोजिनेज पहला कॉम्प्लेक्स आप देखिए, ये व्हाइट वाला पहला कॉम्प्लेक्स जो है, इसके पास क्या होता है? NADH2 जो होता है ना, ये ब्रेक डाउन होता है NAD पॉजिटिव में, और क्या निकलेंगे बेटा बताइए? 2 हाइड्रोजन निकलेंगे H+, और क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन FMN को, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। ये बोलेगा मैं क्यों इलेक्ट्रॉन लूं तुमसे, मैं नहीं रखूंगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा FES को। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? FES को। FES बोलेगा मैं भी नहीं रखूंगा, मैं दे दूंगा यूबिक्यूनॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन। यूबिक्यूनॉन बड़ा चालाक है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन कैरियर है एक तरीके का। ये क्या करेगा, यहां देख रहे हो ये दोनों हाइड्रोजन, इनको हाइड्रोजन को ले लेगा अपने पास, और किसमें? यूबिक्यूनॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, हाइड्रोजन लेने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा बताइए? यूबिक्यूनॉल में, UQH2 में। और फिर क्या करेगा, यहां से ये हाइड्रोजन को उठा करके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये उठा करके हाइड्रोजन को यहां इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में फेंक देगा। यहां पर बताइए
है ना, यहां पर फेंक देगा, ठीक है। और फिर किस में चेंज हो जाएगा बताइए, यूक्यू में, फिर से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। और ये जो होता है यूबिक्विनॉल, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बताइए, साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का, ठीक है। और फिर साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एफईएस को। साइटोक्रोम एफईएस किसको दे देगा, साइटोक्रोम सी को। मैंने क्या बोला, एनएडीएच2 डिवाइड होगा, एनएडी पॉजिटिव में हाइड्रोजन और किसमें, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एफएमएन को जाएंगे, एफईएस को जाएंगे, फिर यूबिक्विनॉल फिर किसको, साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी किसको, साइटोक्रोम साइटोक्रोम बी किसको दे देगा, एफईएस को। एफईएस किसको, साइटोक्रोम सी को, ठीक है। अच्छा, यहां तक आ गए इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है, जो कॉम्प्लेक्स मेरे बच्चों कौन सा है, कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है ना, इसमें क्या होता है आपको पता है, सक्सिनेट फ्यूमरेट में चेंज हो रहा था, याद है आपको, तो वहां से एफएडीएच2 निकला था। तो ये जब टूटेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसके पास चले जाएंगे, एफएडी के पास। किसके पास बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन एफएडी के पास। एफएडी बोलेगा मैं क्यों इलेक्ट्रॉन रखूं, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दूंगा, एफईएस को, 2 इलेक्ट्रॉन। एफईएस बोलेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखने वाला, किसको दूं, ये बोलेगा इसने जिसको दिया तू भी दे दे, तो ये दे देगा किसको, यूबिक्विनॉल को। ये बोलेगा मैं क्यों रखूं अपने पास, इसको दे देगा यूबिक्विनॉल को। यूबिक्विनॉल फिर से इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम बी को दे देगा। साइटोक्रोम बी किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का। समझ पा रहे हो, तो मतलब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, बीच में कॉम्प्लेक्स थर्ड, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं, इनडायरेक्टली मैं बोलूं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों का इलेक्ट्रॉन घूम करके आ गया साइटोक्रोम सी के पास। क्लियर है। अब साइटोक्रोम सी के ऊपर देखिए ना, पास में ही एक इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, साइटोक्रोम सी कहते हैं इसको। क्या नाम है ये, मोबाइल मतलब मूवमेंट करने वाला, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या करेगा बेटा, ये कैरी करते हुए इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ बढ़ेगा और आ जाएगा यहां कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम बताइए, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों कॉपर आयन को। कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम ए को। साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम ए3। फिर ये किसको दे देगा, कॉपर को। और यहां पे मुंह लटकाए बैठा होगा कौन, वाटर मॉलिक्यूल। और कौन, दो हाइड्रोजन। ये सारा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ऑक्सीजन को, तो ये वाटर क्या करता है, दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा मेरे बच्चों, H2O। लो जी, अब ये जो वाटर बनता है इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। कुल मिला जुला के सारा इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किसके पास आ गया बताइए, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, H2O। हमें लगा सर वाजीवा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, सब कुछ अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सर जादू तो यही था, जब हमारा सारा फोकस इलेक्ट्रॉन पे था तो कहानी कुछ और चल रही थी। क्या कहानी चल रही थी सर, यहां से ध्यान से देखिए, यहां से 4 हाइड्रोजन निकाल के यहां फेंके जा रहे थे। जब हमारा फोकस सारा था इलेक्ट्रॉन पे तो हाइड्रोजन यहां से चोरी से उठाकर यहां फेंके जा रहे थे। 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, तो कितने हो गए मेरे बच्चों बताइए, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन और, है ना, टोटल 4 हाइड्रोजन और यहां पे फेंके गए इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। और आप देखेंगे यहां से भी 2 हाइड्रोजन यहां पे फेंके गए। हमारा सारा फोकस किस पर था सर, हमारा फोकस था इलेक्ट्रॉन पे। तो जब ये हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पहुंच गए ना, तो ज्यादा हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। हमको पता है सर कि जहां पे हाइड्रोजन बढ़ता है वहां पे एसिडिटी बढ़ती है ना, तो सेल इंबैलेंस होने लगेगी। तो फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकलना चाहेंगे, तो हमारे पास याद रखें आप F0 और F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल के हेड में एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम होता है। तो ये चैनल का काम करते हैं, बोलते हैं भैया ठीक है तुम लोग हाइड्रोजन बड़े परेशान हो, आ जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हें फिर से मैट्रिक्स में भेज दूंगा, लेकिन एक काम करनी पड़ेगी, एटीपीएज एंजाइम पे टक्कर मारना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, यहां से ऐसे। तो यहीं पर बैठा होता है एडीपी और इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। ये दोनों जुड़ जाते हैं और बन जाता है क्या, एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी को बोलते हैं सर एनर्जी। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार रिपीट करके फिर से आप देख लेंगे। क्लियर है बच्चों, एक बार फिर से इसको देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आप समझिए एटीएस के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने हैं।
जैसे आप देखिए फॉस्फोराइलेशन क्या होता है मैंने आपको बताया ही, ठीक है। जस्ट एक सेकंड बच्चों, ठीक है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। अब अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ईटीएस से जो रिलेटेड, वो क्या है। पहला क्वेश्चन आएगा आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर मुझे ये बताइए कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ठीक है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन सारे मिलते किसको हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सेप्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है सर। अकर्स इन कहां पर होता है ईटीएस, बताइए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, 1 एटीपी फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन पास होना चाहिए, कहां से, F1 F0 पार्टिकल से, यानी 5th कॉम्प्लेक्स से। ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं आपको पता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट, BC1 एंड साइटोक्रोम BC ऑक्सीडेज, F1 F0 पार्टिकल। ऑर्डर क्या होगा याद रखना, 1 2 3 4 5 नहीं होता, 1 3, ठीक है, 1 3 2 4 5 ये होता है ऑर्डर, ये हमको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे फुल फॉर्म रखे गए हैं, FMN के, FAD के, UQ के। यहाँ पर देखिए आप, जो पूछा गया था, 4 हाइड्रोजन पास होते हैं F1 F0 पार्टिकल से, तब जाकर के 1 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये पूरा पूरा बैलेंस शीट है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है। आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो होती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो होती है बच्चों, उसमें 2 ATP कंज्यूम होती है। अब सबस्ट्रेट लेवल पे डायरेक्ट कितनी, 4 ATP बनती है। ETS में आप देखेंगे, ETS में NADH2 कितने बनते थे बताइए, 2 मॉलिक्यूल, और NADH2 एक जो होता है 3 ATP देता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 ATP बन जाएंगे, किससे, NADH2 से। FADH2 नहीं बनता, तो टोटल अगर आप देखें, टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP बनते हैं, 2 आपने खर्च कर दी, तो नेट गेन कितना हुआ, 8। लिंक रिएक्शन जो होती थी उसमें आप देखिए सिर्फ NADH2 कितना बनता है, 2 NADH2 बनते हैं, तो उससे ETS में 6 ATP मिल जाएगी आपको। क्रेब साइकिल में आप देखेंगे सबस्ट्रेट लेवल पर डायरेक्ट GTP कितनी बनती थी, 2, यानी ATP बनी, और 6 NADH2 और 2 FADH2 बने, तो 6 है तो 18 ATP बना देगा, 2 FADH2 है तो कितना, 4 ATP बना देगा। तो टोटल ETS में जाने के बाद क्रेब साइकिल के थ्रू कितना, 24 ATP प्रोड्यूस हुई। तो आप देखेंगे टोटल मेरे बच्चों, टोटल क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद 40 ATP बनती है। 40 ATP में से आप देखेंगे 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में कंज्यूम हो गई थी, तो 40 माइनस 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 38 ATP मिलती है आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। क्लियर है, यहाँ पे मैंने रख दिया है, 1 ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 ATP बनती है। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पे 2 ATP डायरेक्ट, क्रेब साइकिल से डायरेक्ट 2 ATP, ETS में टोटल ATP कितनी, 34 बनती है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38। क्लियर है। अच्छा, एम्फीबोलिक पाथवे का क्या मतलब, एम्फी मतलब होता है बोथ, मतलब क्या, एम्फी मतलब बोथ, मतलब हमने पढ़ा था कि सर जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, यानी ब्रेकडाउन होता है, वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है, ये एम्फीबोलिक प्रोसेस, मतलब सिर्फ कैटाबोलिज्म नहीं होगा, एनाबोलिज्म भी होता है, ठीक है, एनाबोलिज्म भी होता है। यहां पर ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी खुद इस बात को कहती है कि जो रेस्पिरेशनरी पाथवे होता है उसमें इन्वॉल्व होती है दोनों चीजें, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिक, दोनों चीजें होती है। इट वुड बी बेटर कंसिडर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे रेदर देन कैटाबोलिक पाथवे। सिर्फ कैटाबोलिज्म मत बोलो, इसे एम्फीबोलिज्म बोलो, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है वो ट्रेडिशनली कंसिडर की जाती थी पहले कैटाबोलिक प्रोसेस, बट ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्योंकि आप देखेंगे जो फैटी एसिड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, बिफोर इंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे एज अ सबस्ट्रेट टू जनरेट एनर्जी। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई लिपिड या फैट खाते हैं तो रेस्पिरेटरी पाथवे में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल ETC में जाता है और एनर्जी बनाता है, बात तो सही है। लेकिन कई बार आपको जरूरत नहीं होती है एनर्जी की, जैसे आपने खाना खा लिया लेकिन मार्केट में निकले, अब आपकी बॉडी को नीड नहीं है, फिर भी गोलगप्पे का ठेला देखकर कई बार लगता है ना कि खा लेते हैं, या कुछ और स्वीट देखा मन करता है खा लेते हैं, तो खा लिया आपने, तो उसका क्या होगा, आपकी बॉडी को नीड नहीं है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसी प्रोसेस के बारे में बात करेगा। बट व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज, यानी स्टोर करना चाहता है फैटी एसिड को, द एसिटाइल कोएंजाइम A वुड बी withdraw from the respiratory pathway and same with the protein after deamination। मतलब अगर आपने प्रोटीन फैट खाया तो अगर तुम्हारी बॉडी को जरूरत नहीं वो स्टोर करना चाहती है तो अब क्या होगा, क्रेब साइकिल ETS नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद वहां से वो चीजें हट जाएंगी। प्रोटीन जो होता है आफ्टर डीएमिनेशन यानी अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने के बाद उस प्रोसेस से रिमूव हो जाती है वो, ठीक है। हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन दैट इज कैटाबोलिज्म प्रोसेस एंड सिंथेसाइजिंग दैट इज एनाबोलिज्म प्रोसेस। तो इसी तरह से हम उसे दोनों प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फैट खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, इन सबसे लास्ट में बनना ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हमने इसको कॉमन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट बोला था। प्रोटीन जो होता है आफ्टर डीएमिनेशन ही बनता है, ठीक है। तो ये चीज हम जानते हैं। रेस्पिरेटरी कोसेंट्स क्या होता है मेरे बच्चों, रेस्पिरेटरी कोसेंट्स मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेशियो। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपने
सपोज करो एक रोटी खाई, एक चपाती खाई आपने, तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो तुम, और बदले में डाइजेस्ट करने के बाद कितनी CO2 निकाल रहे हो तुम। ठीक है, तो यहां पर देखिए द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, रिलीज कितनी कर रहे हैं टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अगर किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को खाने के बाद, कार्बोहाइड्रेट को खाने के बाद, प्रोटीन को खाने के बाद कितनी आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने में, और उसके बाद कितनी CO2 आप निकाल रहे हैं। जैसे अगर देखें RQ वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट की मेरे बच्चों आती है 1, प्रोटीन की 0.9, फैट की कितनी 0.7। क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट जैसे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो सपोज करिए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए 1000 ml आपने ऑक्सीजन ले ली, तो आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के बाद 1000 ml ही क्या निकाल पाएंगे आप, CO2। तो एटमॉस्फेयर बैलेंस हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। लेकिन प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं है। प्रोटीन को सपोज करो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपने 1000 ml क्या ले लिया, ऑक्सीजन, लेकिन इसे डाइजेस्ट करने के बाद आप सिर्फ 900 ml ही क्या निकाल पाएंगे, CO2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.9। फैट की इसी तरह से 1000 ml अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसे डाइजेस्ट करने के बाद सिर्फ 700 ml ही क्या निकाल पाएंगे, CO2। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहाँ पे कुछ हालांकि वैल्यू दी गई है, बट समझाने की कोशिश यही की गई है आपको। इसीलिए आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाना आसान है, प्रोटीन को पचाना थोड़ा उससे ज़्यादा मुश्किल है, और फैट को पचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपका होता है चैप्टर फिनिश। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई डाउट रह जाए तो भी आप लिखिए। किसी दूसरे चैप्टर पर अगर आपको वन शॉट चाहिए तो मैं आपको उस पर बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।